हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हमारी यह एमसीक्यू की सीरीज़ है। इस एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वेरियस जो प्रोबेबल एरियाज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ से क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यूज की सीरीज रन कर रही है। साइंस एंड टेक एरिया में ये आज हम लोगों का पार्ट 5 ये आज 5वां वीडियो है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 40। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, Indian National Committee for Space Research, which later became ISRO, was initially set up under the Department of Atomic Energy. The second statement says ISRO Propulsion Complex, where ISRO tests all its engines during development and before major launches, is located in Tamil Nadu. The third statement says ISRO did not have an official logo until 2002. How many of the statements given above are incorrect? Then again you have to focus on the word incorrect. The options are A only one, B only two, C all three and D none. हिंदी में इसी प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो बाद में इसरो बन गई, प्रारंभ में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत स्थापित की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत स्थापित की गई थी। दूसरा कथन है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जहां विकास के दौरान और प्रमुख प्रक्षेपणों से पहले इसरो अपने सभी इंजनों का परीक्षण करता है, तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा कथन है इसरो का 2002 तक कोई आधिकारिक लोगो नहीं था, कोई ऑफिशियल लोगो नहीं था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है अथवा है? विकल्प 1 केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी कोई भी नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे, हालांकि ये सब थोड़े स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस हैं साइंस एंड टेक में, जहाँ पर कि साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइंस से और रिसर्च से जुड़ी हुई, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस जब आपको खबरों में, समाचारों में दिखें तो आप उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी जानने का प्रयास करें। क्योंकि पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष भारत के स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी रिमार्केबल रहा, काफ़ी हिस्टोरिकल रहा। वी हैड अ सीरीज ऑफ लॉन्चेज, हिस्टोरिकल लॉन्चेज, चंद्रयान, आदित्य। सो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि इन सब के पीछे स्पेस एजेंसी जो इंडिया की है इसरो, उसका बैकग्राउंड क्या है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। और थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपको पर्टिकुलर नॉलेज है इसरो की बैकग्राउंड के बारे में तो आपके लिए ये आसान प्रश्न होगा, नहीं तो थोड़ा सा ये मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट देखें, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च विच लेटर बिकेम इसरो, मतलब इसरो पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के रूप में था, वॉज इनिशियली सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब आप सोचेंगे कि स्पेस सेक्टर का ये इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये शुरुआत में भारत सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत क्यों स्थापित किया गया होगा? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्थापित किया गया होगा, ना कि एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप गलत कर सकते हैं अगर आपने इस स्टेटमेंट को गलत माना तो, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। इसरो की स्थापना इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के रूप में हुई थी और यह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ही अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो पहला कथन इसका सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स वेयर इसरो टेस्ट्स ऑल इट्स इंजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड बिफोर मेजर लॉन्चेज इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। अपने इंजनों के डेवलपमेंट और उनके परीक्षण के लिए जो साइट है वो तमिलनाडु में स्थित है। यह स्टेटमेंट, अगर आप इसरो से संबंधित न्यूज को फॉलो करते होंगे तो आपको यह जानकारी होगी कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में यह इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स स्थित है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा, ये थोड़ा एक ट्रिविया फैक्ट है। कई बार आपसे ट्रिविया फैक्ट भी प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं यदि वह महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़े हुए हों। क्या कह रहा है देखिए, इसरो डिड नॉट हैव एन ऑफिशियल लोगो। 2002 से पहले इसरो के पास कोई आधिकारिक लोगो
नहीं था। आपने इसरो का लोगो देखा है, चंद्रयान वगैरह जैसे पिछले साल लॉन्च किया गया था तो उसमें इसरो का लोगो काफ़ी चर्चा में रहा था। तो 2002 तक ये सही बात है कि इसरो के पास कोई आधिकारिक लोगो नहीं था। 2002 से उसके पास एक आधिकारिक लोगो उसकी डिजाइन की गई थी। तो इसमें सभी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट, कितने कथन सही नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि तीनों कथन इसके सही हैं। all the statements are correct, hence the option D is the correct answer। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। 1963 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत INCSR की स्थापना की गई थी। बाद में 1970 7 साल के बाद उसे नाम बदलकर इसरो कर दिया गया था। और तिरुनेलवेली में तमिलनाडु में इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स है। 2002 के बाद 2002 तक कोई ऑफिशियल लोगो इसरो का नहीं था। फाइन, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 41, द आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी सेटअप एट द अर्थ साउथ पोल। आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी सेटअप एट द अर्थ साउथ पोल is designed to detect which of the following subatomic particles from outer space? Which of the following subatomic particles from outer space? The first option is neutron, the second option is gluon, the third option is neutrino, the fourth option is muon। ओके, हिंदी में देखिए, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित आइस क्यूब वेधशाला, आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी वेधशाला को बाह्य अंतरिक्ष में निम्नलिखित बाहरी अंतरिक्ष से निम्नलिखित में से किस उप परमाणविक कण का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है? किस उप परमाणविक कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल को ढूंढने के लिए, उसका पता लगाने के लिए आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी को अर्थ के साउथ पोल पर एस्टेब्लिश किया गया है? पहला विकल्प है न्यूट्रॉन, दूसरा है ग्लूऑन, तीसरा न्यूट्रिनो, चौथा म्यूऑन। आमतौर पर ऐसे प्रश्न आसान भी होते हैं, कठिन भी। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा ये स्पेस रिसर्च के फील्ड में और पार्टिकल रिसर्च के फील्ड में। पार्टिकल रिसर्च का अर्थ होता है एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के संबंध में जो रिसर्च किए जाते हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी क्वालिटीज़ को जानने के लिए उसे हम पार्टिकल रिसर्च कहते हैं, जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। और उनके स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनका डिटेक्शन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिटेक्शन काफ़ी मुश्किल होता है, एज दे आर हार्ड टू डिटेक्ट। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, देखिए सर्टेन की पॉइंट्स हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत आसान प्रश्न है, नहीं है तो हम किस तरीके से थिंकिंग प्रोसेस से, एक लॉजिकल थिंकिंग के जरिए, एक रीजनिंग के जरिए सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित आइस क्यूब वेधशाला को बाह्य अंतरिक्ष से निम्नलिखित में से किस उप परमाणविक कण का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो सीधी सी बात यह है कि उप परमाणविक कण का पता लगाने के लिए इसकी स्थापना की गई है, यानी कि यह पार्टिकल रिसर्च से जुड़ा हुआ ऑब्जर्वेटरी है। दैट्स क्लियर। तो आप अपने माइंड को फोकस इस बात पे कीजिए। अब सब एटॉमिक पार्टिकल है, कहाँ से आ रहा है? बाह्य अंतरिक्ष से, आउटर स्पेस से। आउटर स्पेस से सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हम रिसीव करते हैं? हम लोगों ने अपने पहले के पार्ट 4 जो हम लोगों ने साइंस टेक की MCQs की है, उसमें इस संबंध में कुछ चर्चा भी हुई है। तो आउटर स्पेस से पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए आजकल जो एक्सप्लोरेशन ट्रेंड है वो पर्टिकुलरली न्यूट्रिनोज के कंटेक्स्ट में है, क्योंकि न्यूट्रिनोज आउटर स्पेस में आप देखें तो फोटोन के बाद, ये ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा पार्टिकल जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट है, जो सबसे ज़्यादा बहुतायात मात्रा में अंतरिक्ष में उपस्थित है, वो कण है फोटोन। हम जानते हैं वो लाइट का क्वांटम पार्टिकल है। फोटोन के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा उपस्थित है हमारे आउटर स्पेस में तो वो है न्यूट्रिनो। हम जानते हैं कि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो वीक इंटरैक्शन फोर्सेस के जरिए मैटर से और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल से इंटरैक्ट करता है। तो जहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आउटर स्पेस से आने वाले ऐसे किस सब एटॉमिक पार्टिकल को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी, न्यूट्रिनो। फाइन, चलिए तो इसका
सही उत्तर है आंसर सी। एक्सप्लेनेशन को देखें तो ये अपने तरीके का आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है अपने तरीके का ये पहला डिटेक्टर है जो कि अंतरिक्ष से आने वाले ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज को यह एक्सप्लोर करेगा, उनका डिटेक्शन करेगा। और एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है वैज्ञानिकों का जो कि आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी को आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी में वो सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। किसी एक देश की वो ऑब्जर्वेटरी नहीं है, मल्टीपल नेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन द आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। कई देश मिलकर उसको चला रहे हैं। दूसरी चीज़, आइस क्यूब क्यों नाम है? आइस क्यूब क्यों नाम है? हम जैसे कहते हैं ना, क्यूब का क्या अर्थ होता है? क्यूब इज अ सॉलिड बॉडी विच इज 3 डायमेंशनल एट ऑल एजेस हैव सेम लेंथ, सेम डायमेंशन, उसे ही हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है? जैसे हम ए क्यूब, बी क्यूब मैथ में हम कहते हैं इस तरीके से। आइस क्यूब की बात हो रही है। आइस क्यूब का अर्थ कि क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस में फैला, क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस में फैला यह एक ऑब्जर्वेटरी है, काफ़ी विशाल है। एक क्यूबिक किलोमीटर में फैली कोई ऑब्जर्वेटरी हो तो ऑब्वियसली उसका साइज ह्यूज होगा। इतनी बड़ी साइज क्यों है? हम लोगों ने पार्ट 4 अभी जो 4 ये इसके पहले साइंस एंड टेक के एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। न्यूट्रिनोज के बारे में एक और प्रश्न आया था, उसमें ये बात उठा था कि न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जो उनके ऑब्जर्वेटरीज होती हैं वो काफ़ी मैसिव साइज की होती हैं, ह्यूज साइज की होती हैं। छोटे डिटेक्टर से न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो ये क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस को इनकम्पैस करता है और न्यूट्रिनोज जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको डिटेक्ट करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये एक इम्पॉर्टेंट साइंस के फील्ड में जो पॉलिसी एरियाज होते हैं, साइंस में हम जानते हैं कि हेल्थ, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और कई तरीके के इंटर रिलेटेड कंसेप्ट शामिल होते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42। द कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ, द कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ इज करेंटली गेनिंग पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड। What is the meaning of this term? Option A, it is a holistic approach to problems that recognizes the interconnections between the health of humans, animals, plants and their shared environment. पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, it is the integration of various systems of medicine and treatment to ensure last mile health and well-being. तीसरा ऑप्शन, it is the approach to unify health policies and efforts at various levels of the government to achieve coordination and seamless delivery. चौथा ऑप्शन, it is the approach to design healthcare institutions providing end-to-end health services ranging from primary to tertiary levels. हिंदी में देखें, एक स्वास्थ्य की अवधारणा वर्तमान में दुनिया भर में प्रचलित हो रही है। इस शब्द का क्या अर्थ है? पहला विकल्प, यह समस्याओं के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है जो मनुष्यों, पशुओं, पौधों और उनके साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंधों को पहचानता है। यानी कि मनुष्यों, पशुओं, जो पेड़ पौधे हैं और इनके जो शेयर्ड इन्वायरमेंट हैं, उनके साझा पर्यावरण है, उस साझा पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच जो अंतर संबंध है उसको पहचानता है। वन हेल्थ अप्रोच इसकी बात करता है। ऑप्शन बी, यह अंतिम छोर तक स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा और उपचार की विभिन्न प्रणालियों का एकीकरण है। ऑप्शन सी, यह समन्वय और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य नीतियों और प्रयासों को एकीकृत करने का दृष्टिकोण है। चौथा विकल्प, यह प्राथमिक से लेकर तृतीयक स्तर तक, प्राइमरी से लेकर टर्शियरी लेवल तक, प्राथमिक से लेकर तृतीयक स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को डिजाइन करने का दृष्टिकोण है। अब देखिए, यह हेल्थ पॉलिसी से और हेल्थ गवर्नेंस से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। वन हेल्थ का कंसेप्ट ये हमारे जो सरकारी पैराडाइम है, सरकारी तंत्र है, उसमें भी अब यह कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसीलिए ऐसे पॉलिसी से रिलेटेड कंसेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किया जा सकता है। तो अब जैसे अगर हम वन हेल्थ के बारे में, अगर हम ये शब्द, इससे हम अनभिज्ञ हैं, अगर हम इसको नहीं जानते, हमने नहीं पढ़ा है, तो हम इसके विषय में कैसे सोच सकते हैं? वन हेल्थ मतलब
यूनिफिकेशन की बात हो रही है, वन मतलब इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन की बात हो रही है। पर आप यहाँ देखिए कि चारों जो ऑप्शन हैं उसमें आपको इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन और आप देखें कि यहाँ प्राइमरी से लेकर टर्शियरी लेवल तक मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच की बात सभी ऑप्शंस में की गई है। तो ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, चारों हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको देखना है कि जिसका ब्रॉडेस्ट इम्पैक्ट, जिसका ब्रॉडेस्ट एम्बिट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में वैसे ऑप्शन सही होते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑप्शंस में जो ब्रॉडेस्ट एम्बिट, जिस विकल्प का दायरा सर्वाधिक होता है और सर्वाधिक जो तार्किक लगे आपको सोचने में, बुद्धि सम्मत लगे, वही विकल्प अधिकांशतः सही होता है। ठीक है, अगर आप जानते हैं वन हेल्थ क्या है तब तो काफ़ी आसान प्रश्न है, आप एक बार में देख के सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि चारों में होलिस्टिक अप्रोच या इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हो रही है, तो वन तो हो गया। अब यहाँ पे हेल्थ कह रहा है, स्वास्थ्य कह रहा है और वन हेल्थ की बात कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मानव स्वास्थ्य से ये जुड़ी हुई बात है। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं चारों में हेल्थ की बात है, इसमें भी आपको हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, देयर शेयर्ड इन्वायरमेंट की बात की गई है। दूसरे में भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट के जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं, हम जानते हैं कि भारत में आयुष प्रणाली, उसको लेकर अलग से मंत्रालय भी है, उस पर सरकार की काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस भी है। तो जितने भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट के सिस्टम्स हैं सबके इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। तीसरा विकल्प है यह सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रयासों के यूनिफिकेशन की बात कर रहा है, हेल्थ पॉलिसीज और एफर्ट्स को सरकार के विभिन्न स्तरों पर यूनिफाई करने की बात कर रहा है। और चौथा, प्राइमरी से टर्शियरी लेवल तक एंड टू एंड हेल्थ सर्विस देने वाले हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को डिजाइन करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन जो हैं ये हेल्थ और उसके इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर बात कर रहे हैं। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम इस टॉपिक को हमने नहीं पढ़ा है? तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे कंसेप्चुअल एरियाज में जो वाइडेस्ट पॉसिबल एम्बिट, जो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट दायरे को समेटे होता है, वो विकल्प अधिकांशतः सही होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यह हेल्थ ऑफ न केवल ह्यूमंस की बात कर रहा है बल्कि एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज और उनके शेयर्ड इन्वायरमेंट में जो इंटरेक्शंस हैं, आपस में जो अंतर संबंध हैं, उसकी बात कर रहा है। सो इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू प्रॉब्लम्स दैट रिकॉग्नाइजेस द इंटरकनेक्शंस बिटवीन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ। अभी हम लोगों ने 2020 में ही in the year 2020 the world saw a massive pandemic unseen in the last century। तो कोविड-19 वो एक जूनोटिक डिजीज था। जूनोटिक डिजीज हम किसे कहते हैं? जूनोटिक डिजीज वैसा जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर होता हो, विच हैज इट्स ओरिजिन इन द एनिमल्स। ठीक है, तो अब आप देखें कि जहाँ पर पशु का स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो उससे मानव का स्वास्थ्य भी अछूता नहीं रह जाता है। दे आर इंटर रिलेटेड। पहले हम स्वास्थ्य को किस दृष्टिकोण से देखते थे? मनुष्य का स्वास्थ्य है तो हम उसको ह्यूमन हेल्थ की प्रॉब्लम्स समझते थे। अभी के समय क्या वैसा करना संभव है? अब हम देखें कि बर्ड फ्लू भी कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करता है। तो हमें स्वास्थ्य को लेकर एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा जहाँ पर कि हम कंप्लीट इकोसिस्टम में ह्यूमन हेल्थ के और डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शंस को जोड़कर स्वास्थ्य नीतियों को बना सके। तो वाइडेस्ट पॉसिबल एम्बिट आपको ऑप्शन ए में आता है, इसलिए हम इसको सेफली चूज कर सकते हैं, हालांकि विद अ कैविएट दैट इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। नाउ चलिए देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर ए है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में आप इसको पॉज करके इसके संबंध में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कंसोर्टियम ऑन वन हेल्थ इन अक्टूबर 2021। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अक्टूबर 2021 में कोविड-19 पैंडेमिक का वो दौर ही चल रहा था जब भारत में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने वन हेल्थ पर भारत का पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया था, जिसमें न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी शामिल थे। अब आप देखिए कि यह विभिन्न मंत्रालयों से 27 ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अंदर लाता है, अपने एम्बिट में लाता है, और 5 ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीजेज एंड 10 सेलेक्ट जूनोटिक डिजीजेज के असेसमेंट का काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज कि भारत वर्तमान में नेशनल वन हेल्थ मिशन की भी तैयारी कर रहा है। नेशनल वन हेल्थ मिशन जो कि भारत में स्वास्थ्य और संबंधित नीतियों के ऊपर एक होलिस्टिक अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच अपनाने का
कार्य करेगा। और इसको स्पीयर हेड कौन करेंगे? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 43, ये देखिए बड़ा एक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है और ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे आसपास हम इस तरीके की घटनाओं को सुनते और देखते रहते हैं कि कुछ जो कंपैशनेट लोग होते हैं, न केवल जीवन में बल्कि अपने जीवन के बाद भी अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने का व्यू रखते हैं, जिससे कि और दूसरे लोगों को, पर्टिकुलरली विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स और जिनके ऑर्गन्स डिसफंक्शनल हो चुके हैं किसी न किसी डिजीज के कारण, तो उनको ऑर्गन डोनेट कर सकें और एक नया जीवन दे सकें। तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। आफ्टर डेथ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इवन द होल बॉडी कैन बी डोनेटेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ध्यान से पढ़िएगा, any part of human body after death, any part of the human body and even the whole body can be donated for scientific research. But when a person is alive, what are the organs that one can technically donate to another person? What are the organs that one can technically donate to another? पहला किडनी, दूसरा लोअर लोब ऑफ द लंग, तीसरा अ पार्ट ऑफ द लिवर, चौथा अ पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी ऑल 4। हिंदी में देखें, मृत्यु के बाद मानव शरीर का कोई भी अंग और यहाँ तक कि पूरा शरीर भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दान किया जा सकता है, परंतु जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो वह कौन से अंग हैं जिन्हें वह तकनीकी रूप से दूसरे को दान कर सकता है? जब वह व्यक्ति जीवित होता है तो वह तकनीकी रूप से दूसरे को दान कर सकता है। अपने शरीर के कौन कौन से अंग दान कर सकता है? पहला गुर्दा या किडनी, दूसरा फेफड़े का निचला भाग, तीसरा लीवर का एक हिस्सा, चौथा आंत का एक हिस्सा। विकल्प देखिए, पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 3, चौथा सभी 4। अब इस तरीके के प्रश्न अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस की श्रेणी में यूपीएससी प्रीलिम्स में या दूसरे स्टेट पीसीएस की एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अनकन्वेंशनल हैं, सरप्राइजिंग हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एग्जाम में। और एक जो ट्रेंड हम लोग पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्नों से आपको शॉक करके आपको आजमाने का प्रयास किया जा रहा है। तो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। पहला तो आसान है कि हम जानते हैं किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं, काफ़ी समय से होते रहे हैं। इनफैक्ट कि इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म सेक्टर है वह उसमें किडनी ट्रांसप्लांट का एक मेजर पोर्शन है। ठीक है, तो किडनी हम जानते हैं ट्रांसप्लांट होता है और ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन डोनेशन होना चाहिए। फाइन। लोअर लोब ऑफ द लंग, हो सकता है कि इसके विषय में आप में से बहुत लोगों को जानकारी ना हो कि फेफड़े का निचला हिस्सा भी हम डोनेट कर सकते हैं या नहीं। तो आपको ये जानना चाहिए कि फेफड़े का जो निचला हिस्सा होता है उसको भी डोनेट किया जा सकता है। वैसे एक बीमार व्यक्ति को जिसका फेफड़ा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के कारण या किसी अन्य लंग संबंधित, फेफड़े संबंधित रोग के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया हो, प्रभावित हो गया हो, तो सेकंड भी इसमें सही है। तीसरा अ पार्ट ऑफ द लिवर। तो ये एक थोड़ा आप देखें कि आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण लीवर ट्रांसप्लांटेशन आजकल ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि रीजनरेट कर सकता है। ओके, तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन, उस पर आप न्यूज़पेपर्स में वेरियस आर्टिकल्स भी पढ़ते होंगे जहाँ पर कि क्लोज रिलेटिव्स के द्वारा लीवर डोनेट किया जाता है, पार्ट ऑफ द लीवर इज़ डोनेटेड। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द लिवर कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। अब फोर्थ जो है अ पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, क्या आंत का भी हिस्सा डोनेट किया जा सकता है? कॉमन सेंस से सोचिए, क्या किया जा सकता है? देखिए, वैसे अंग डोनेट करना मुश्किल होता है जो थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं जीवित अवस्था में, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो रीजनरेट नहीं कर सकते अपने आप को और जिनके ट्रांसप्लांटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी होती हो। लेकिन इंटेस्टाइन क्या है? क्या इंटेस्टाइन एक कोई बहुत छोटा सा ऑर्गन है कि अगर उसका एक हिस्सा काट के किसी को दे दिया जाए तो दूसरे व्यक्ति की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या एक्सक्रीशन का सिस्टम है वो प्रभावित हो जाएगा? हम जानते हैं कि बोथ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स आर फेयरली लेंथी, तो अगर उसका एक टुकड़ा काट के दे भी दिया जाए, ठीक है, तो उससे जो डोनर है उसके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इसको कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं। द अंडरलाइंग पॉइंट इज दैट ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको घबराना नहीं है। पुट योर कॉमन सेंस
to application and you will find out the most logical answer yourself। तो इसमें चारों जो हैं वो सही हैं और all 4 एक जीवित व्यक्ति इन चारों शरीर के अंगों को दूसरे व्यक्ति को दान कर सकता है, फाइन, या कर सकती है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली इन द न्यूज, साइंटिस्ट फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव फाउंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ प्लांट ईटिंग डायनासोर फ्रॉम द मिडिल जुरासिक पीरियड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। ओके, ऑप्शन ए इज वेस्टर्न घाट्स रीजन, ऑप्शन बी शिवालिक रीजन, ऑप्शन सी जैसलमेर बेसिन, ऑप्शन डी कच्छ बेसिन। हिंदी में पढ़िए। हाल ही में समाचारों में रहा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने मध्य जुरासिक काल के पौधे खाने वाले डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्मों में से एक को निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आजकल ये टेंडेंसी है कि लेंदी सेंटेंसेस फ्रेम करके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। हाल ही में समाचारों में रहा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने मध्य जुरासिक काल के पौधे खाने वाले डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्मों में से एक को निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया है। अब देखिए कि कैसे आपसे इंटीग्रेटेड एरिया से क्वेश्चन साइंस टेक में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जियोलॉजी का भी है, ये क्वेश्चन आपको आप देखें तो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, ये मिडिल जुरासिक पीरियड की बात कर रहा है और इसका इंपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। किस तरीके से है, क्योंकि यह फॉसिल्स के फील्ड का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स का भी है। तो इसमें से आप अगर स्पेसिफिक आपने पढ़ा है करंट अफेयर्स में तो बहुत आसान सा प्रश्न है, पढ़ा हुआ होने के बाद कुछ भी आसान हो जाता है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर वही कॉमन सेंस का एप्लीकेशन करके आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे ध्यान दें कि भाई किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के जो जियोलॉजिकल सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे, उसके द्वारा किया गया है। क्या चीज़ है ये, तो प्लांट ईटिंग डायनासोर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिल्स की बात कर रहा है। किस पीरियड की बात कर रहा है, तो ये मिडिल जुरासिक पीरियड की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि इन चारों में से किस लोकेशन में यह फॉसिल पाया गया है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिल्स इन द वर्ल्ड, किस लोकेशन में। वेस्टर्न घाट्स रीजन में। आप माइंड अप्लाई करके सोचिए कि वेस्टर्न घाट रीजन में क्या इस तरीके के कभी कोई फाइंडिंग्स आपने सुने हैं। जब हमें आइडिया ना हो किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में तो हम कैसे उस पर सोचेंगे। आप अपनी मेमोरी में जाएंगे, क्या मैंने कभी ऐसा कुछ सुना है। वेस्टर्न घाट्स रीजन, शिवालिक रीजन, हिमालयन रीजन है। शिवालिक रीजन में क्या इस तरीके का मैंने सुना है, क्या वेस्टर्न घाट में सुना है। जैसलमेर बेसिन, कच्छ बेसिन, हम जानते हैं कि दीज आर द बेसिन्स ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और इन बेसिन्स में पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न साइड इस तरीके के फॉसिल्स पाए जाते हैं। शिवालिक रीजन में भी पाए गए हैं और इनफैक्ट कि लद्दाख और जो अपर हिमालयन रीजन है उसमें भी फॉसिल्स पाए गए हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कॉमन सेंस की बेसिस पे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर स्पेसिफिकली पता नहीं है यू कैन स्किप ऑन, ठीक है। अब इसमें देखिए करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, जैसलमेर बेसिन। हालांकि लद्दाख में भी इस तरीके के कुछ फॉसिल्स पहले पाए गए थे, पर ये जिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात कर रहा है, सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, जैसलमेर बेसिन। इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस अप्लाई करके आप एक गेस ही कर सकते हैं जहां पर कि गलती की संभावना हो सकती है। दैट्स व्हाई आई वुड से दैट इफ यू हैव रेड दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट देन यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने इस तरीके के लॉन्ग नेक्ड प्लांट ईटिंग डायनासोर के फॉसिल की खोज की है। कहाँ की है, जैसलमेर राजस्थान में। अन्य स्टेट पीसीएस के लिए भी यह इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और इस फाइंडिंग से क्या पता चलता है, इस फाइंडिंग से ये पता चलता है कि डायनासोर्स पर्टिकुलरली जो हर्बीवोरस डायनासोर्स थे उनके इवोल्यूशन में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। सो इंडिया वाज अ मेजर सेंटर ऑफ डायनासोर इवोल्यूशन। और ये जो नई स्पीसीज के बारे में पता लगाया गया है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है थैरोसॉरस इंडिकस। इस नई स्पीसीज का क्या नाम है, थैरोसॉरस इंडिकस। थैरोसॉरस क्यों नाम है, अगर क्वेश्चन में आपको थैरोसॉरस दे देता तो ये बहुत आसान हो जाता आपके लिए करेक्ट आंसर पता करना। थार डेजर्ट हम जानते हैं कि भारत के राजस्थान राज्य में फैला हुआ है, तो जैसलमेर बेसिन भारत के राजस्थान में
स्थित है, इसीलिए इसका नाम थार डेजर्ट पर थैरोसॉरस इंडिकस रखा गया है, रेफरिंग टू द थार डेजर्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम वेयर द फॉसिल्स वेयर फाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45, consider the following with respect to Horizon Europe, the EU's key funding program for scientific research and innovation. The first is adapting to climate change, second is making climate neutral cities, the third is combating cancer, the fourth is restoring oceans and soils. How many of the above are the main missions of Horizon Europe? ऑप्शन ए only 1, ऑप्शन बी only 2, ऑप्शन सी only 3, ऑप्शन डी ऑल 4। हिंदी में पढ़ें। वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए यूरोपीय संघ के प्रमुख वित्त पोषण कार्यक्रम होराइजन यूरोप के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना, दूसरा जलवायु तटस्थ शहर बनाना, तीसरा कैंसर से लड़ना, चौथा महासागरों और मिट्टी का पुनरुद्धार करना। उपर्युक्त में से कितने होराइजन यूरोप के मुख्य मिशन हैं? पहला विकल्प केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 3, चौथा सभी 4। साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चंस आपसे इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि अन्य जो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्लोबल मिशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका कि प्रभाव न केवल हमारे ऊपर नेशनली बल्कि पूरे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ सकता है, वैसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के विषय में भी हमें जानकारी रखनी है। इस तरीके के प्रश्नों को इस सीरीज में शामिल करने का ऑब्जेक्टिव यही है ताकि आप अपनी रिवीजन के दौरान और तैयारी के दौरान ऐसे डेवलपमेंट्स को मिस ना करें, इनके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें। तो होराइजन यूरोप, जैसा कि क्वेश्चन ही कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन का की फंडिंग प्रोग्राम है जहाँ पर कि यह साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराता है। फाइन, ये हाल फिलहाल न्यूज़ में रहा था, यूनाइटेड किंगडम के रिस्पेक्ट में ये न्यूज़ में रहा था। तो इसमें ये जो 4 मिशन की बात की गई है, होराइजन यूरोप के मेन मिशंस में से इनमें से कौन कौन से शामिल हैं? होराइजन मिशन के मेन मिशंस के रूप में इनमें से कौन कौन से शामिल हैं? अब क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा है, जो आमतौर पर स्टूडेंट्स ऐसे जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स होते हैं साइंस एंड टेक के एरिया में, उसको स्किप कर देते हैं, पर्टिकुलरली जो साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन से जुड़े हुए हों, क्योंकि हम साइंस एंड टेक में ज़्यादा फैक्ट्स पे फोकस करते हैं। और ये एक ग्लोबल यूरोपियन यूनियन के फंडिंग प्रोग्राम की बात कर रहा है, जो कि एक कॉन्टिनेंटल स्केल का फंडिंग प्रोग्राम है। ऑब्वियसली इसका भारत और अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा चलिए मेंटल एक्सरसाइज करके देखते हैं। पहला, अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। तो अगर साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन का कोई भी कंटेम्प्रेरी प्रोजेक्ट है तो क्या उसमें क्लाइमेट चेंज से संबंधित अनुसंधान शामिल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, पहला सही होगा। दूसरा भी क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ा हुआ है, मेकिंग क्लाइमेट न्यूट्रल सिटीज़। आने वाले समय में हमें ऐसे ही शहरों की ज़रूरत है जो कि जलवायु तटस्थ हों, मतलब जलवायु के परिवर्तनों से होने वाले जो प्रभाव हैं उसको लेकर रेजिलिएंट हों। अभी के समय में हम ये पूरे दुनिया भर से समाचार पा रहे हैं, चाहे भारत हो या दुनिया के अन्य जो बड़े देश हों, वहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से अधिक बढ़ता जा रहा है। इंडिया में भी दिस समर द टेम्परेचर क्रॉस्ड ऑल द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। तो ऐसे में क्लाइमेट न्यूट्रल सिटीज़ हमारे फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है। और कॉम्बैटिंग कैंसर, आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि क्या ऐसे किसी साइंटिफिक रिसर्च फंडिंग प्रोग्राम का वन ऑफ द मेन मिशन कैंसर को कॉम्बैट करना होगा? तो ऑब्वियसली ये ध्यान में रखिएगा कि हेल्थ सेक्टर इज ऑल्सो an important part of the science and tech area, or cancer which has become almost like a global pandemic kind of situation with respect to the disease of cancer, and we as a nation are also facing an immense burden of cancer. So combating cancer is also one of the main missions, and restoring oceans and soils as well, क्योंकि यह पर्यावरण के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें सभी 4 जो हैं इसके मेन मिशन है, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, सभी 4। फाइन। सो इसमें जो बजट है वो लगभग $100 बिलियन से भी ज़्यादा का बजट है, और इट इज़ वन ऑफ द यूरोपियन यूनियंस की फंडिंग प्रोग्राम। 5 इसमें मेन मिशन है।
adapting to climate change, making climate neutral cities, combating cancer and restoring oceans and soil। अब देखिए कि यूरोपियन यूनियन के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, हम लोग साथ में उसकी भी चर्चा कर लें। यूरोपियन यूनियन का स्पेस प्रोग्राम है जिसका नाम है कॉपरनिकस, जिसका नाम है GMES, पहले जिसे कॉपरनिकस के नाम से जाना जाता था। GMES का फुल फॉर्म है ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी। इट इज़ द अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपोनेंट ऑफ द EU's स्पेस प्रोग्राम। अच्छा, एक जो अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है यूरोपियन यूनियन का वो है यूरेटम। यूरेटम इज रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एज ए कम्प्लीमेंट्री फंडिंग प्रोग्राम टू होराइजन यूरोप। अभी हम लोगों ने जिस होराइजन यूरोप की चर्चा की उसके एक कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम के रूप में यूरोपियन यूनियन यूरेटम रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को यूरोपियन यूनियन के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सब कुछ जो ग्लोबल इवेंट्स हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इससे भी जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 46, अगेन एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट। कंसीडर इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड्स। आर्टेमिस अकॉर्ड्स न्यूज़ में रहा है और कंसीडर इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड्स एस्टैब्लिश्ड फॉर सेटिंग कॉमन प्रिंसिपल्स टू गवर्न सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, द मून, मार्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स फॉर पीसफुल पर्पसेस। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 लग्जमबर्ग, नंबर 3 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नंबर 4 फ्रांस। How many of the above are the founding members of the Artemis Accords? Okay, option A only 1, option B only 2, option C only 3, option D all 4। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के नागरिक अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत निर्धारित करने के लिए स्थापित आर्टेमिस समझौते के संदर्भ में विचार कीजिए। ध्यान से आपको इस कथन को पढ़ना है। पहला है कनाडा, दूसरा है लग्जमबर्ग, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा फ्रांस। उपर्युक्त में से कितने देश आर्टेमिस समझौते के संस्थापक सदस्य हैं? अब देखिए क्वेश्चन पूछने का जो एक तरीका है, द डिजाइन ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप उसके ट्रेंड को देखेंगे तो ऊपर का एक थोड़ा लंबा सेंटेंस या एक पैराग्राफ रहेगा और नीचे आपसे कोई एक बहुत सिंपल सी बात पूछी जाएगी ताकि आपको ऊपर वाला पढ़ना पड़े और उससे आप थोड़ा सा प्रेशराइज महसूस हो कि क्या ये कोई ज़्यादा टेक्निकल सी बात पूछ रहा है, और फिर आपसे वो एक सिंपल सी चीज़ पूछ लेगा। सो दिस टाइप ऑफ ऑल्सो सॉक स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड बाय द एग्जामिनर वाइल फ्रेमिंग क्वेश्चंस। ओके, अब आप देखें कि यहाँ आर्टेमिस समझौते को एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है और यहाँ पूछ रहा है कि इसके संस्थापक सदस्य कौन है। वो सीधा सीधा यहीं पे पूछ सकता था कि आर्टेमिस समझौते के संस्थापक सदस्यों के नाम बताएं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। कई बार स्टूडेंट्स में टेंडेंसी होती है कि वो लंबे स्टेटमेंट्स या पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं केवल ये देख के कि अरे ये तो लंबा क्वेश्चन है, टफ होगा। प्लीज़ वैसी गलती ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कई बार जिनके पैराग्राफ्स लंबे होते हैं वो वैसे क्वेश्चन भी आसान होते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने देश आर्टेमिस समझौते के संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड से संबंधित, इससे संबंधित जो इंडिया के डेवलपमेंट्स रहे हैं उसको करंट अफेयर्स में या मैगजीन्स में पढ़ा है तो प्रश्न आसान है। नहीं तो हम देखें कि कनाडा, लग्जमबर्ग, UAE और फ्रांस, इनमें से कौन कौन से इसके फाउंडिंग मेंबर्स हो सकते हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, वो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो जो जानते हैं स्पेसिफिकली आसान प्रश्न है, नहीं जानते हैं तो कैसे इसके ऊपर सोचा जा सकता है। पहला है कनाडा। हम जानते हैं कि कनाडा एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक पावर है, पर्टिकुलरली एक इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न नेशन है जो कि साइंटिफिकली काफ़ी एडवांस्ड है। तो हम सोच सकते हैं लॉजिकली कि इसमें कनाडा सही हो सकता है। लग्जमबर्ग, इट इज़ अ स्मॉल नेशन ऑफ यूरोप। लग्जमबर्ग भी हम सोच सकते हैं कि यूरोप का, हालांकि ये एक छोटा सा देश है, तो क्या ये भी आर्टेमिस अकॉर्ड्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक होगा? तो ये थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है लग्जमबर्ग। तीसरा जो ऑप्शन है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हम जानते हैं कि यह वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट का एक हिस्सा है, यह वेस्ट एशिया का एक हिस्सा है। तो UAE क्या साइंटिफिकली इतना कॉन्शियस होगा कि वो एक जो है इस तरीके के स्पेस सेक्टर के ग्लोबल किसी अकॉर्ड का हिस्सा होगा? तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि कभी भी क्वेश्चन में स्टीरियोटिपिकल नहीं होना है, ये ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कभी भी आपको स्टीरियोटिपिकल या बायस्ड नहीं होना है, लॉजिक साइंटिफिक होनी चाहिए। अब आपने देख लिया ये लग्जमबर्ग है, ये तो छोटा देश है, यूएई ये वेस्ट एशिया का देश है, तो ये कैसे उसमें मतलब इतना जो है ये साइंटिफिकली कॉन्शियस होगा। ये एक हमारे स्टीरियोटाइप को रिफ्लेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एमसीक्यू में कभी अपने स्टीरियोटाइप्स को या बायस को सामने ना आने दें। चौथा है फ्रांस। फ्रांस हम जानते हैं इट इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पावर बोथ मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली। फ्रांस यूरोप का एक देश है, तो क्या आर्टेमिस अकॉर्ड का ये एक हिस्सा होगा? नहीं जानते अगर आप, ऐसे प्रश्नों में एग्जामिनर आपसे गलती करवा सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं फ्रांस इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है और बाकी ये तीनों हैं, बशर्ते कि ये एक छोटा देश है। यूएई एक ऐसे क्षेत्र का हिस्सा है जो कि स्ट्राइफ टॉर्न रहता है, जहाँ पर कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स हैं। अब आप उस बायस पे अगर इसको नहीं मानेंगे तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1 2 3। द करेक्ट आंसर इज ओनली 3। फ्रांस को छोड़कर, फ्रांस नहीं है, इटली है। इटली इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। द अदर फाउंडिंग मेंबर्स आर यूके, यूएस, इटली, यूएई, लग्जमबर्ग एंड कनाडा। दीज आर द 7 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ये प्रश्न मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि पिछले साल भारत ने भी एक 27वें देश के रूप में आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी। किसके द्वारा शुरू किया, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नासा के द्वारा। 7 जो इसके अलावा फाउंडिंग मेंबर्स हैं कौन कौन से हैं ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके और 2020 में आर्टेमिस अकॉर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम क्या है? ये ऐसे कॉमन प्रिंसिपल सेट करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है टू गवर्न सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, मून, मार्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स फॉर पीसफुल पर्पसेस। पिछले साल भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया। इंडिया डिसाइडेड टू ज्वाइन। 27वां ऐसा देश था जिसने कि आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। ये ध्यान देना है कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वह बाइंडिंग नहीं है। आपसे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि क्या आर्टेमिस अकॉर्ड बाइंडिंग है, हमने साइन भले ही किया है, ज्वाइन किया है, पर यह बाइंडिंग नहीं है। दूसरी चीज कि यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी। आउटर स्पेस से संबंधित एक कॉमन प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने के लिए। तो यह आउटर स्पेस जो ट्रीटी है उसी के फाउंडेशंस के ऊपर फर्दर बिल्ड किया गया एक ग्लोबल, मतलब कह सकते हैं कि मल्टी पार्टनर अकॉर्ड है। ठीक है। आउटर स्पेस ट्रीटी के संबंध में एक बात ध्यान रखना है कि यह एक यूएन के अंतर्गत मल्टीलैटरल पैक्ट है। यूएन के अंतर्गत एक बहुदेशीय बहुपक्षीय संधि है और यह इंटरनेशनल स्पेस लॉ के आधार के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के एक आधार, एक फाउंडेशन, एक नींव के रूप में आउटर स्पेस ट्रीटी कार्य करता है। तो आप देखिए कि एक ही प्रश्न से जुड़ी हुई कितनी जानकारियां हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। यह एक डायरेक्ट अप्रोच का क्वेश्चन है। आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्टली आपको कुछ कंसीडर करने के लिए कहते हैं। तो उसमें कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ नहीं होता है। दीज आर वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो विच वी हैव डिजाइंड इन आवर एमसीक्यू सीरीज, ताकि आपको एक डाइवर्सिटी, एक रेंज ऑफ क्वेश्चन से आमना सामना कराया जाए। So consider the following. The first is diatoms, second is dinoflagellate, third is chloral. How many of the above are not examples of microalgae? ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को। एग्जामिनेशन में, स्ट्रेस ड्यूरेशन में आप ऐसे सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जिसके कारण गलतियाँ होती है, आसान क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हैं। How many of the above are not examples of microalgae? Option A only 1, option B only 2, option C all 3, option D none. निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला डायटम, दूसरा डाइनोफ्लैजेलेट, तीसरा क्लोरेल। उपर्युक्त में से कितने सूक्ष्म शैवाल के उदाहरण नहीं हैं? माइक्रोएल्गी के एग्जाम्पल नहीं हैं। पहला विकल्प केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 3 और चौथा कोई भी नहीं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट
टर्मिनोलॉजी जिसमें हो, जिसको आपने कहीं सुना हो कभी नहीं सुना हो, तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। डायटम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है स्कूल के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में भी, साइंस एंड टेक में, इन्वायरमेंट की भी किताबों में इसका उल्लेख हम लोग पाते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी इनके बारे में कहीं कहीं समाचार आता है। डाइनोफ्लैजिलेट, अब इसमें हम लोग फ्लैजिलेट को तो जान सकते हैं। फ्लैजिलेट का अर्थ होता है जो कि एक्सटेंशंस होते हैं, फ्लैजिलाज होते हैं, है ना। अमीबा में भी फ्लैजिलाज हो सकते हैं। फ्लैजिलाज का शेप इस तरीके का होता है ना। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, और तीसरा है क्लोरेल। अब ये क्लोरेल साइंटिफिक एक नेम है, अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि माइक्रो एल्गी का इनमें से कौन माइक्रो एल्गी का एग्जाम्पल नहीं है। जो भी माइक्रो एल्गी के कंसेप्ट को जानते होंगे, समझते होंगे, माइक्रो एल्गी ये एक तरीके का हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और ये किस तरीके का होता है, तो ये वेजिटेटिव होता है, प्लांट किंगडम का पार्ट है एल्गी, ठीक है। तो डायटम इज अ काइंड ऑफ माइक्रो एल्गी। लाइकवाइज फ्लैजिलेट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शायद डाइनोफ्लैजिलेट भी एक तरीके का माइक्रो एल्गी होगा। एंड नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर इम्पॉर्टेंट हिंट दैट इट इज नेम्ड क्लोरेल, और इसी से मिलता जुलता क्लोरोफिल, जहाँ पर कि कलरेशन की बात होती है, जहाँ पे कि प्लांट और वेजिटेशन में कलरेशन की बात होती है। सो इट साउंड्स सिमिलर टू क्लोरोफिल, सो वी कैन अज्यूम सेफली दैट क्लोरेल ऑल्सो विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एल्गी। हालांकि अगर आप मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस या रीजनिंग करके सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए। फाइन। सो ऑल दीज थ्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो एल्गी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन। तीनों में से सभी माइक्रो एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ध्यान से आपको ये बात समझना है, आप हड़बड़ी में सी कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो एल्गी क्या होता है, जैसा हमने बताया कि प्लांट किंगडम का एक पार्ट है, फाइटोप्लैंक्टन है। और अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि माइक्रो एल्गी को ये पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग और ओशियन कंडीशंस में जो चेंज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, उसको लेकर एडेप्टेशन माइक्रो एल्गी में पाया गया है। तो हमारा एम्फेसिस अभी इस क्लाइमेट चेंज सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्पेसीज को आइडेंटिफाई और स्टडी करना है जो कि क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट हैं और अडेप्ट कर सकते हैं चेंजिंग क्लाइमेट जो सिचुएशन है उसके अनुसार। तो डिस्क्रिप्शन में और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप उसको पढ़ सकते हैं।